नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर संदीप गुरुचल और आप सभी का बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, इस चैनल पर हम लोग बात करते हैं बीमारियां और उनके होम्योपैथिक इलाज के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं टॉन्सिल्स और एडिनॉइड्स के बारे में और इसके होम्योपैथिक इलाज के बारे में। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को क्लिक ज़रूर करें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, टॉन्सिलाइटिस एक ऐसी समस्या है जिनसे ऑलमोस्ट हर बच्चे को फेस करना पड़ता है, जिसका अनुभव हर बच्चे को आता है। इस डिफ़िकल्टी से उनको जाना पड़ता है और बड़ों में भी ये प्रॉब्लम बहुत कॉमनली देखी जा सकती है। बच्चों में खासकर इसका तकलीफ़ ज़्यादा होता है क्योंकि बच्चे इस तकलीफ़ में टॉन्सिल्स की वजह से खाना पीना कम कर देते हैं, बंद कर देते हैं। उनमें चिड़चिड़ाहट बढ़ जाती है, उनमें गुस्सा बढ़ जाता है और उनमें बुखार आना भी बहुत कॉमन हो जाता है। और कुछ बच्चों में ऐसा होता है, खासकर एडिनॉइड्स की वजह से, कि वो बच्चों की नाक बंद हो जाती है, वो नाक से सांस नहीं ले पाते, उनको मुंह से सांस लेना पड़ता है। तो ये सब क्यों होता है और इसके बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं, तो चलिए इस बारे में बात करते हैं। दोस्तों, जब हम टॉन्सिल्स की बात करते हैं तो वो कॉमनली होती है उन टॉन्सिल्स के बारे में जो हमारे गले में हैं, जिन्हें पैलाटाइन टॉन्सिल्स बोला जाता है। और भी 3 प्रकार के टॉन्सिल्स होते हैं, लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं पैलाटाइन टॉन्सिल और एडिनॉइड्स। पैलाटाइन टॉन्सिल जो है वो हमारे गले में होते हैं और एडिनॉइड जो होते हैं वो हमारी नाक के पीछे होते हैं। तो ये 2 मेन प्रकार के टॉन्सिल हमारी बॉडी में होते हैं। अब इनके फंक्शंस क्या है वो हम लोग जान लेते हैं। दोस्तों, पैलाटाइन टॉन्सिल हो या एडिनॉइड्स हो, ये दोनों ही पैलाटाइन टॉन्सिल की केस में मुंह से अगर कोई पैथोजन या फॉरेन बॉडी पार्टिकल, कोई फॉरेन बॉडी, कोई इन्फेक्शन, कोई भी चीज़ अगर मुंह से हमारी बॉडी में एंटर करने की कोशिश कर रही है तो उसे पैलाटाइन टॉन्सिल कैच करते हैं। अगर कोई चीज़ हमारी नाक में से अगर एंटर करने की कोशिश कर रही है तो उसे एडिनॉइड्स कैच करते हैं, कैप्चर करते हैं। ये दोनों प्रकार के टॉन्सिल जो है वो हमारी बॉडी की पुलिस चौकी की तरह फंक्शन करते हैं, जो आने वाली हर चीज़ की जांच करते हैं। वो चीज़ सेफ़ है नहीं है इसकी जांच करते हैं। वो चीज़ अगर सेफ़ नहीं है तो उसका जो डिटेल्स है वो बॉडी की इम्यून सिस्टम को जाता है, ब्रेन को जाता है और वो बॉडी में रजिस्टर हो जाता है, ताकि अगली बार जब वो पैथोजन या इन्फेक्शन हमारी बॉडी में एंटर करने की कोशिश करे तो उसे निपटा जा सके। सो टॉन्सिल्स हमारी बॉडी की इम्यूनिटी या रोग प्रतिकार शक्ति में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन टॉन्सिल्स है तो उनमें बार बार इन्फेक्शन क्यों होता है, बच्चों को ये इन्फेक्शन बार बार क्यों होता है? इसकी कुछ वजह है। पहली वजह उसमें है कि बच्चों का जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो डेवलपिंग होता है। उनको ज़्यादातर जो पैथोजन है जिनको वो एक्सपोज नहीं हुए हैं उनकी जानकारी नहीं होती है। तो जब भी कोई नया चीज़ बॉडी में एंटर करने की कोशिश करता है, बच्चों का शरीर इम्यूनिटी, रोग प्रतिकार शक्ति उसको कैच कर लेती है, कैप्चर कर लेती है और टॉन्सिल्स उनको अपने अंदर बंद कर लेते हैं। वही उस चीज़ को, पैथोजन को ख़त्म कर देते हैं। तो क्योंकि बच्चों की रोग प्रतिकार शक्ति बहुत से पैथोजन, फॉरेन बॉडीज़, एंटीजेंस इनसे अनजान होती है, तो आने वाली किसी भी चीज़ को वो कैप्चर करने की कोशिश करती है ताकि वो बॉडी के लिए खतरा ना बन सके। इसलिए बच्चों में टॉन्सिल्स का
जो इन्फेक्शन है, टॉन्सिल्स का बड़ा होना है, वो लगातार चलता रहता है। अभी टॉन्सिल बड़ा होने के पीछे भी एक रीज़न है। टॉन्सिल्स क्या करते हैं, जो भी वायरस लोड या इन्फेक्शन लोड जो होता है बॉडी में एंटर करता है, तो टॉन्सिल्स उसको अपने अंदर बंद करता है, अपनी बॉडी के अंदर। अगर वो पैथोजेन, अगर वो इन्फेक्शन बड़ा है, तो उसको कवर करने के लिए टॉन्सिल्स अपना खुद का भी साइज़ बढ़ा लेते हैं, ताकि वो उनको कैप्चर कर सके और कैप्चर करने के बाद उनको डिस्ट्रॉय भी कर सके, उनको ख़त्म भी कर सके। इसलिए टॉन्सिल्स बड़े होते रहते हैं। साधारण 6 साल तक ये चीज़ चलती रहती है। 6 साल के बाद जब बच्चों की इम्यूनिटी पूरी तरीके से और अच्छी तरीके से डेवलप होती है, उसके बाद टॉन्सिल्स अपने आप छोटे होना शुरू हो जाते हैं। टॉन्सिल्स का जो बार बार इन्फेक्शन होना है, उसका दूसरी वजह है जो पैथोजेंस होते हैं। अभी टॉन्सिलाइटिस या एडिनॉइड्स के इन्फेक्शन में जो पैथोजन ज़्यादा कॉमन रोल प्ले करते हैं, वो है एप्स्टीन बार वायरस, जो सबसे कॉमन है, जिसे किसिंग वायरस भी बोला जाता है, क्योंकि वो टच करने से बढ़ता है। दूसरा जो सबसे कॉमन पैथोजन है या रीज़न है टॉन्सिलाइटिस होने के लिए, वो है स्ट्रेप्टोकोकाई, ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई जिनको बोला जाता है। वो भी बहुत कॉमन रीज़न है टॉन्सिलाइटिस होने के लिए। तो ये तो हो गई टॉन्सिल्स के प्रकार और उसके रीज़न के बारे में। अब बात करते हैं सिम्टम्स की। सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम जो टॉन्सिलाइटिस में बच्चों में हो या बड़ों में हो जो दिखाई देता है, वो है खाने पीने में दिक्कत होना, निगलने में दिक्कत होना, जिसे डिस्फेजिया बोला जाता है। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम होता है, वो होता है खाने पीने में दर्द होना, गले में दर्द होना, उसे बोला जाता है ओडाइनोफेजिया। इसके साथ ही डलनेस या थकावट, गलावट होना, साथ ही बुखार आना, बुखार के साथ ठंडी लगना, ये लक्षण है टॉन्सिलाइटिस के। साथ ही एडिनॉइड्स का अगर इन्फेक्शन हो, तो उसमें एक अलग प्रकार का सिम्टम्स आता है, जो है कि बच्चे नाक से सांस नहीं ले पाते। भले ही उनको सर्दी ना हो, अगर उनको कुछ और इन्फेक्शन हो गया है जिसमें सर्दी नहीं होती, लेकिन उसकी वजह से अगर उनके एडेनॉइड्स बढ़ गए, जो नाक के पीछे के जो टॉन्सिल्स है, वो उनका साइज़ अगर बढ़ गया है, तो उसकी वजह से जो नाक के पीछे का पैसेज है जहाँ से हवा जाती है लंग्स में, वो जगह कम हो जाती है या बंद हो जाती है। खासकर तब जब बच्चे सोते हैं। तो जब बच्चे सोते हैं तो उनकी नाक बंद पड़ जाती है, उनको मुंह से सांस लेना पड़ता है। इसकी वजह से क्या होता है कि उनका नाक, मुंह, गला ये हमेशा सूखा रहता है, बार बार मुंह से सांस या पूरी रात भर मुंह से सांस लेने की वजह से। एक और प्रॉब्लम जो एडिनॉइड्स में आती है, वो है जैसे सर्दी में नेसल टोन आता है, जैसे नाक में आवाज़, नाक से बात कर रहे हो ऐसी आवाज़ सर्दी में जो आती है, वैसी ही आवाज़ नेसल टोन एडिनॉइड्स में भी आती है। इसका कॉम्प्लिकेशन है एडिनॉइड फेस। अभी लंबे समय तक अगर आपके बच्चे को एडिनॉइड्स की प्रॉब्लम है, उसकी वजह से वो नाक से सांस नहीं ले पा रहे हैं, तो उनको मुंह से सांस लेने की आदत पड़ जाती है। मुंह से सांस लेने की आदत पड़ने की वजह से उनको मुंह खुला रहने की आदत, मुंह खुला रखने की आदत पड़ जाती है, तो उनका मुंह हमेशा खुला ही रहता है। साथ ही आवाज़ में नेसल टोन कायम रहता है, उसकी भी आदत पड़ जाती है। साथ ही बच्चों की जो नाक है वो भी ड्राई रहती है, सूखी रहती है, और उसका फंक्शनिंग कम हो जाता है नाक का, क्योंकि हमेशा ही अगर आप मुंह से सांस ले रहे हो तो ऑब्वियसली आपके नाक का फंक्शन कम हो जाएगा, और जिस किसी भी पार्ट का हमारी बॉडी में फंक्शनिंग नहीं होता, वो पार्ट सिकुड़ जाता है, छोटा हो जाता है, उसकी एट्रोफी हो जाती है। तो ये जो 3 चीज़ें हैं, नाक सिकुड़ना, मुंह खुला रहना और आवाज़ में
नाक नेज़ल टोन आना, ये 3 चीज़ें सिग्निफाई करती है एडेनॉइड फेज को। उसका मैं आपको पिक्चर भी दिखाऊंगा। तो ये तो हो गई टॉन्सिल और एडेनॉइड्स की बात। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। मैं आपको दवाइयों के नाम बता देता हूँ, फिर उनको कैसे लेना है वो मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको 3 दवाइयों के नाम बताने वाला हूँ। पहली दवाई है बाराटा कार्ब 3x, दूसरी दवाई है बेलाडोना 3x, तीसरी दवाई है काली म्यूरेटिकम 3x। ये तीनों भी दवाई आपको टैबलेट फॉर्म में मिलेगी। 3x जब आप लेते हो तो आपको टैबलेट फॉर्म में ही मिलता है। 1 आउंस की बॉटल आएगी कांच की, उसके अंदर डिस्क जैसी गोलियां आएंगी। ये आपको लेना कैसे है? आपको अगर अडल्ट्स में अगर ये दवाई देनी है तो आपको तीनों दवाइयाँ 10 मिनट के गैप से लेनी है, दिन में 3 बार। 4 गोली अडल्ट्स के लिए या 2 गोली बच्चों के लिए। बच्चे हो या बड़े हो, उनमें अगर फिलहाल इन्फेक्शन है तो आप 3 की जगह 5 बार भी ये गोली दे सकते हो। बड़े लोगों में 4 गोली दिन में 5 बार, छोटे बच्चों में 2 गोली या 1 गोली भी आप दे सकते हो दिन में 5 बार, अगर आपको फिलहाल इन्फेक्शन चल रहा है। तो जब तक ये इन्फेक्शन है तब तक आप 4 या 5 बार गोली देते रहिए। एक बार आपका इन्फेक्शन ख़त्म हो गया और आप ये चाहते हो कि ये टेंडेंसी भी ख़त्म हो जिसमें बार बार सर्दी होती है, बार बार नाक बंद पड़ती है, बार बार गले का दर्द होता है, टॉन्सिलाइटिस होता है, इसके लिए आपको ये तीनों दवाई 20 दिन तक कंटिन्यू करनी है, चाहे बड़ों में हो या बच्चों में हो। ये 20 दिन तक अगर आप ये दवाई कंटिन्यू करते हो तो आपका जो इन्फेक्शन होने का टेंडेंसी है, टॉन्सिलाइटिस होने का जो टेंडेंसी है, वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। अगर आप जो मेडिसिन मैं बता रहा हूँ या इससे पहले भी जो मेडिसिन मैंने बताया है, उनके आप अगर माइंड सिम्टम या उनका बिहेवियरल पैटर्न अगर आप जानना चाहते हो, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन अगर शारीरिक लक्षणों के साथ मानसिक लक्षणों को ध्यान में रखकर अगर दी जाती है तो बहुत अच्छा काम करती है। तो अगर आप मेडिसिन्स के बिहेवियरल पैटर्न या माइंड सिम्टम्स अगर जानना चाहते हो तो मेरे दूसरे चैनल को ज़रूर विज़िट करें। चैनल का नाम है डॉक्टर संदीप गुरचल MD। इस पर आपको बहुत डिटेल में बहुत सारी मेडिसिन्स के माइंड सिम्टम्स या मेंटल सिम्टम्स के बारे में जानकारी मिलेगी। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगले वीडियो में हम लोग किसी और बीमारी और उसके इलाज के साथ मिलेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को क्लिक ज़रूर करें ताकि आने वाले जो वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और बीमारी के साथ। थैंक यू दोस्तों।